बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विज्ञान यानी साइंस का दूसरा अध्याय प्राणियों में पोषण। आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है आपका विज्ञान के अंतर्गत दूसरा अध्याय प्राणियों में पोषण। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर, लेकिन उससे पहले हम पाठ के बारे में यहाँ पर आपके साथ विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और पाठ के कुछ मुख्य बिंदुओं को आपको एक बार फिर से याद दिलाएंगे कि आपने क्या कुछ इसमें पढ़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं पाठ पर, ताकि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ जाए। आप इस पाठ को यहाँ से भी पढ़ सकते हैं बच्चों और अपनी पाठ्य पुस्तक से भी, लेकिन एक बार पाठ को ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें। इससे ये होगा कि जो यहाँ पर आपको प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे वे आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे, और साथ ही साथ पाठ में जो मुख्य बिंदु हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं उन्हें आप अच्छे से याद करें। इस पाठ का सार हम आपको यहाँ पर पूरा का पूरा बताएंगे। आप जो है लगातार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लगातार इसी प्रकार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें अपने कक्षा 7 विज्ञान के सारे पाठों के प्रश्न उत्तर और साथ ही साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए अब यहाँ पर शुरू कर लेते हैं इस पाठ के प्रश्न और उनके उत्तर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, ये शुरू हो जाते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्न, जिनके उत्तर हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो देख रहे हैं ना आप, ये है आपका कक्षा 7 विज्ञान के अंतर्गत दूसरा पाठ प्राणियों में पोषण। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इस पाठ में आपने क्या कुछ पढ़ा। तो बच्चों, आपको एक बार फिर से याद दिला दें, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 विज्ञान का अध्याय 2 प्राणियों में पोषण, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। और सबसे पहले हम पाठ के विषय में चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपके साथ बातचीत करेंगे, आपको बताएंगे कि आपने इस पाठ में क्या कुछ पढ़ा। पाठ्य चर्चा, इस पाठ में आपने क्या कुछ सीखा। तो आपने पढ़ा होगा बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आप इन्हें याद करें। नंबर 1, मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है ना बच्चों। और नंबर दूसरा पॉइंट है आपके लिए, जिसे आप याद रखेंगे, पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं, याद रखेंगे ना। और अगला पॉइंट है बच्चों, जंतु पोषण में पोषण आवश्यकताएं, भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां एवं शरीर में इनका उपयोग सम्मिलित है। चौथा पॉइंट आपके लिए, आहार नाल तथा स्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। और इसमें जो हैं शामिल हैं कौन कौन, मुख, गुहिका, ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत, बृहद्रांत जो मलाशय में समाप्त होती है, तथा गुदा सम्मिलित हैं। पाचक रस स्रावित करने वाली मुख्य ग्रंथियां हैं, याद रखेंगे आप इन्हें, लाला ग्रंथि, यकृत एवं अग्नाशय। आमाशय की भित्ति एवं क्षुद्रांत की भित्ति भी पाचक रस स्रावित करती है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियां भी भिन्न होती हैं। पाचन एक जटिल प्रक्रम है जिसमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन शामिल है। अगला पॉइंट है बच्चों, भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। आई ना बात समझ में, अंतर्ग्रहण क्या होता है? भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है, आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण। अगला पॉइंट आप याद रखेंगे, आमाशय का आंतरिक स्तर यानी कि सतह को श्लेष्मा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा रस स्रावित करता है। मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त, अग्नाशय से अग्नाशयिक स्राव एवं क्षुद्रांत भित्ति द्वारा स्रावित पाचक रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन क्षुद्रांत में पूरा हो जाता है। अगला पॉइंट है बच्चों,
श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है। जल एवं कुछ लवण बृहदांत में अवशोषित होते हैं। अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। बिना पचे अवशिष्ट जिनका अवशोषण नहीं होता मल के रूप में गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। गाय, भैंस एवं हिरण जैसे घास खाने वाले जंतु रोमंथी यानी रूविनंट कहलाते हैं। वे पत्तियों का अंतर्ग्रहण तीव्रता से करके उन्हें निगल लेते हैं तथा रुमेन में भंडारित कर लेते हैं। कुछ अंतराल के बाद भोजन पुनः मुख में आ जाता है और पशु धीरे धीरे जुगाली कर उसे चबाते हैं। आपने देखा है ना, गाय को या भैंस को जुगाली करते हुए देखा होगा आपने। अगला पॉइंट है बच्चों, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पादप की सहायता से होता है तथा इसका पाचन खाद्य धानी में होता है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी यानी दक्षिण ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सी है? यकृत। और अगला पॉइंट है बच्चों, यकृत पित्त रस स्रावित करता है जो पित्ताशय में संग्रहित होता है। यह वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला पॉइंट है 17वां आपके लिए, अग्नाशय एक हल्के पीले रंग की ग्रंथि है जो पाचन के लिए बहुत से एंजाइम स्रावित करता है जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिन आदि। तो याद रखेंगे बच्चों, ये आपके लिए इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन्हें आप जो है अच्छे से याद करें। पूरा पाठ आप पढ़ लें लेकिन साथ ही साथ इन मुख्य बिंदुओं को भी अच्छे से याद करें। इससे होगा आपको जो है प्रश्नों के उत्तरों में काफ़ी मदद मिल जाएगी। आप पाठ को अच्छे से समझ पाएंगे। तो याद रखेंगे ना, इन्हें आप जो है हेडलाइन कर लें, अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इन्हें याद करें। इसके बाद बच्चों यहाँ पर शुरू करते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जिन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट करें और अच्छे से याद करें। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न उत्तर में। पहला प्रश्न आपके लिए है, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपके लिए पहले प्रश्न में कुछ रिक्त स्थान दे रखे हैं यानी खाली स्थान है, इन्हें आपको भरना है बच्चों। तो किस प्रकार से लिखेंगे? सबसे पहला देखते हैं, क वाला मानव पोषण के मुख्य चरण एवं, और यहाँ पर जो है दो जगह पर आपको लिखना है। क्या लिखना है आपको हम आपको अभी बताते हैं, आप जो है लगातार इसी प्रकार देखते रहें वीडियो। ख वाला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यहाँ पर जो है आपको लिखना है क्या है। और अगला है, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर आपको फिर से लिखना होगा। और यहाँ पर जो है क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान अनेक पदार्थ होते हैं, प्रवर्ध होते हैं। यहाँ पर ध्यान दें आप, प्रवर्ध होते हैं जो, और यहाँ पर आपको लिखना है कहलाते हैं। तो यहाँ पर अगला है, च वाला है, अमीबा अपने भोजन का पाचन में करता है। तो किस में करता है यहाँ पर आपको लिखना है। तो चलिए, ये देखा आपने, पहला प्रश्न था ये आपका और आपके लिए रिक्त स्थान थे बच्चों। तो चलिए इनमें क्या क्या लिखना है हम आपको बता देते हैं। उत्तर में आप पहले वाले में लिखेंगे, मानव पोषण के मुख्य चरण अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन है। तो ये जो आपको मोटे मोटे से लिखे हुए दिख रहे हैं ना बच्चों, इन्हें आप जो है खाली स्थान में भरेंगे। पहला है आपका, और उसके बाद जो है ख वाला है, यहाँ पर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यहाँ पर जो है आपको भरना होगा यकृत। क्या भरना होगा उसमें? यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि हमने आपको बताई थी ना अभी। अगला है बच्चों, ग वाले में लिखेंगे आप, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचक रसों का स्राव होता है। तो क्या भरेंगे आप उसमें रिक्त स्थान में? ग वाले में पाचक रसों का, पाचक रस लिखेंगे। अगला यहाँ पर जो है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। और घ वाला है, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? दीर्घरोम। ठीक है, दीर्घरोम या रसांकुर आप कह सकते हैं। तो आप लिखेंगे वहाँ पर घ वाले में जहाँ रिक्त स्थान है यहाँ पर लिखेंगे दीर्घरोम या रसांकुर। च वाले में, अमीबा अपने भोजन का पाचन किस में करता है? खाद्य धानी में। किस में करता है बच्चों? खाद्य धानी में। तो आप लिखेंगे वहाँ पर खाद्य धानी, किसमें? च वाले में, जहाँ पर रिक्त स्थान है। अगला है बच्चों दूसरा प्रश्न, सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। तो आपको सत्य और असत्य बताना है। पहला है आपके लिए, मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है कि नहीं होता?
अगला है ख वाला, जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है, सही बात है या नहीं है। और ग वाला है, पित्ताशय में पित्तरस अस्थायी रूप से भंडारित होता है, सत्य या असत्य। और घ वाला, रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते हैं। गाय भैंस को जानते हैं ना आप, तो उन्हें क्या कहते हैं, रूमिनेंट। तो ये सत्य या असत्य है। चलिए उत्तर में देख लेते हैं। उत्तर में आप इस प्रकार से लिखेंगे, कै वाले का लिखेंगे, मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है, ये है असत्य। क्या ये, असत्य, यानी कि गलत है ये। और जो है ख वाला है, जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है, तो ये है सत्य। अगला है बच्चों ग वाला, पित्ताशय में पित्तरस अस्थायी रूप से भंडारित होता है, तो ये भी है आपका सत्य। और घ वाला है, रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते हैं, तो ये भी सत्य है। आपने देखा है ना गाय भैंस को चबाते हुए, धीरे धीरे जुगाली करते हुए, तो ये क्या है, सत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों तीसरा, निम्न में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। आप देख रहे हैं ना, इस प्रकार का आपने चिन्ह लगाना है। और कै वाला है आपका, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है, और यहाँ पर जो आपके लिए 4 ऑप्शन है, कौन कौन से, आमाशय, मुख, क्षुद्रांत और बृहदांत्र। तो इस प्रकार से इनमें से चारों में से एक ऑप्शन आपका सही है। आप सोचिए, तब तक हम आपको बताते हैं अभी उत्तर। और अगला है बच्चों ख वाला है, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है आमाशय, ग्रसिका, क्षुद्रांत या बृहदांत्र। तो यहाँ पर जो है इसको भी आप सोचिए और उसके बाद हम आपको उत्तर बताते हैं। पहले का उत्तर होगा आपका, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है क्षुद्रांत्र। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, क्षुद्रांत। और उसके बाद जो है ख वाला है, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है, क्या है, बृहदांत्र। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। और अगला है बच्चों चौथा प्रश्न है यहाँ पर, कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी में दिए गए कथनों से कीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, मिलान करेंगे बच्चों, ध्यान देंगे। कॉलम ए और ये कॉलम बी है आपका, और ये 2 पार्ट में यहाँ पर बटा हुआ है। खाद्य घटक, पाचन के उत्पाद, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, अम्ल, ग्लिसरॉल, और प्रोटीन, शर्करा, वसा और एमिनो अम्ल। तो यहाँ पर जो है आपने मिलान करना है। किस प्रकार से करेंगे, चलिए उत्तर में देख लेते हैं। ए के साथ बी का मिलान करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप, खाद्य घटक के साथ लिखेंगे पाचन के उत्पाद, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ लिखेंगे शर्करा, प्रोटीन के साथ एमिनो अम्ल, और वसा के साथ अम्ल एवं ग्लिसरॉल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा इस जो है चौथे प्रश्न का। और अगला है बच्चों यहाँ पर 5वां प्रश्न है, दीर्घरोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य क्या हैं। तो उत्तर क्या लिखेंगे आप, आपने पाठ पढ़ा होगा बच्चों। उत्तर लिखेंगे, दीर्घरोम क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिसे रसांकुर भी कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। तो इस प्रकार से आप अपने इस 5वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं दीर्घरोम के बारे में। अगला है बच्चों 6ठा प्रश्न है, पित्त कहाँ निर्मित होता है या भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। तो क्या लिखेंगे आप पित्त के बारे में, आपने पाठ में पढ़ा होगा, हमने आपको पाठ्य चर्चा में भी बताया था। चलिए उत्तर में लिखेंगे, पित्तरस का स्राव यकृत यानी मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, याद रखेंगे आप, करता है, जिसे पित्ताशय नामक थैली में संग्रहित किया जाता है। पित्त वसा के पाचन में मदद करता है। तो इस प्रकार से आप जो लिख सकते हैं, जो फैट्स होते हैं यानी कि वसा के पाचन में मदद करता है पित्त। और इस प्रकार आपका ये 6ठा प्रश्न है, इसका उत्तर आप लिखें, याद भी करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। 7वां प्रश्न है, उस कार्बोहाइड्रेट्स का नाम लिखिए जिनका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, इसका कारण भी बताइए। तो यहाँ पर उत्तर में आप लिखेंगे, सेल्यूलोज एक प्रकार का जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है के पाचन के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। रूमिनेंट की आहार नाल मनुष्यों की आहार नाल से बड़ी होती है, इसलिए सेल्यूलोज रूमिनेंट द्वारा पचाया जा सकता है लेकिन मनुष्यों द्वारा नहीं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर 7वां प्रश्न है आपका, याद भी करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बच्चों साइंस में, तो आप जो अच्छे से पढ़ें। और 8वां प्रश्न है, क्या कारण है हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है। आपने खाया ग्लूकोज, लिया कभी, चलिए देख लेते हैं। उत्तर लिखेंगे, हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है क्योंकि कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में आसानी से
टूट जाता है और ऊर्जा निकल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 8वां प्रश्न देखेंगे और उसका उत्तर लिखेंगे। अगला आता है 9वां प्रश्न बच्चों, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, फर्स्ट है पचे भोजन का अवशोषण, भोजन को चबाना, जीवाणु नष्ट करना, भोजन का संपूर्ण पाचन और मल का निर्माण। तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे, उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, पचे भोजन का अवशोषण क्षुद्रांत यानी छोटी आंत द्वारा, और भोजन को चबाना मुख गुहिका द्वारा, और जीवाणु नष्ट करना अमाशय के द्वारा, भोजन का संपूर्ण पाचन क्षुद्रांत यानी छोटी आंत द्वारा, और मल का निर्माण बृहदांत यानी बड़ी आंत के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ये आपका 9वां प्रश्न है बच्चों और इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखें। अगला आता है 10वां प्रश्न, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एक अंतर बताना है आपने, यानी कि दोनों बताने हैं, समानता और अंतर बताने एक एक। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, भोजन के पाचन तथा उससे प्राप्त ऊर्जा की बुनियादी प्रक्रिया अमीबा के साथ साथ इंसानों में भी समान है। देखा आपने अमीबा, आप अपने पाठ में देख सकते हैं, अमीबा का चित्र आपको दिखाई देगा। अमीबा में भोजन में पाचन रस स्रावित होता है जो भोजन पर कार्य करते हैं और इसे सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। धीरे धीरे पचा हुआ भोजन अवशोषित होता है। इसी तरह मानव में भी विभिन्न पाचक रस मुंह, पेट, आंत आदि भोजन में मिलकर काम करते हैं और इसे सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है इसमें समानता लिखेंगे मानव और अमीबा में। इसके बाद बच्चों अंतर बताते हैं, तो अंतर में आप लिखेंगे, अमीबा में पाचन प्रक्रिया सरल है जबकि मनुष्य में यह एक जटिल प्रक्रिया है। अंतर्ग्रहण और उत्सर्जन की प्रक्रिया भी काफ़ी भिन्न होती है। अमीबा अपने भोजन को पादप के माध्यम से पकड़ता है और शोषण के पश्चात बिना पचा हुआ भोजन खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जबकि मनुष्यों में भोजन जो जटिल पदार्थ है मुंह के अंदर ले जाया जाता है और पाचन और अवशोषण की एक जटिल प्रक्रिया से गुजरता है। अंत में बचा हुआ पदार्थ मल के रूप में निष्कासित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों, अमीबा और मानव में अंतर और समानताएं। ये 10वां प्रश्न आपका याद रखें और दोनों में अंतर और समानताएं आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों 11वां प्रश्न यहाँ पर, और इसमें आपको पूछा है बच्चों 11वें प्रश्न में, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के उचित कथन से कीजिए। आप देख सकते हैं कॉलम ए और ये कॉलम बी, और यहाँ पर जो आपको मिलान करना है, क में लिखा है लाला ग्रंथि और यहाँ फर्स्ट में लिखा है बी में पित्त रस का श्रवण, ख में आमाशय भंडारण और सेकंड में बिना पचे भोजन का, और अगला है ग वाला यकृत और इसके साथ लिखा है लाला रस स्रावित करना, और मलाशय में लिखा है यहाँ पर अम्ल का निर्मोचन। तो किस प्रकार से आप इनका मिलान करेंगे। और अगला है यहाँ पर च वाला है क्षुद्रांत और भोजन पाचन का पूरा होना, बृहदांत में जल का अवशोषण, मल त्याग। तो यहाँ पर जो है बच्चों आप ध्यान देंगे, इनका मिलान करेंगे आप। उत्तर में आप लिखेंगे कॉलम ए बना देंगे, कॉलम बी बना देंगे और उसके बाद जो है इसके साथ इस प्रकार से मिलाते जाएंगे। सबसे पहले कै वाले में लाला ग्रंथि के साथ लिखेंगे लाला रस स्रावित करना, आमाशय के साथ लिखेंगे अम्ल का निर्मोचन और यकृत के साथ पित्त रस का श्रवण, और मलाशय के साथ लिखेंगे मल का त्याग, क्षुद्रांत में लिखेंगे पाचन का पूरा होना, बृहदांत में जल का अवशोषण और या बिना पचे भोजन का भंडारण। तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का मिलान कर सकते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न है 11वां आपका, ए और बी कॉलम को आपने मिलाना है और पहले प्रश्न ही आपके लिए, उसके बाद उत्तर में आप इस प्रकार से मिला सकते हैं जैसे ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न आता है बच्चों 12वां प्रश्न है, चित्र 2.11 में दिए हुए पाचन तंत्र के आरेख को नामांकित कीजिए। तो आपके लिए प्रश्न होगा, आप अपनी किताब में देख सकते हैं, वहाँ पर 2.11 में पाचन तंत्र का आरेख दिया हुआ है, आप उस पर नाम लिखेंगे। किस प्रकार से लिखेंगे चलिए यहाँ पर बता देते हैं आपको। उत्तर आप लिखेंगे, उत्तर में आप जो है इस प्रकार का एक चित्र आपको मिलेगा, अपनी पाठ्य पुस्तक में देखें और वहाँ पर आप इस चित्र को देख सकते हैं। चाहे तो आप फोटो स्टेट करके भी अपनी नोटबुक पे चिपका सकते हैं बच्चों इस चित्र का, और चाहे तो आप अपनी पेंसिल की सहायता से चित्र बना सकते हैं और यहाँ पर जो है लिख सकते हैं आमाशय, अग्नाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत और मलाशय, गुदा आदि। तो इनके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी देनी है, यही आपका उत्तर होगा। देख रहे हैं ना आप 2.11 में दिए पाचन तंत्र के आरेख को नामांकित कीजिए। तो यहाँ पर आप पाचन तंत्र के आरेख को बना सकते हैं, इस चित्र को इस प्रकार से बना सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ से देख सकते हैं बच्चों और चाहे अपनी पाठ्य पुस्तक से, लेकिन इस चित्र को जरूर से ज़रूर बनाएं। आप अपनी फोटो स्टेट करके भी अपनी किताब से लगा सकते हैं। इसके बाद 13वां प्रश्न आता है बच्चों, क्या हम केवल हरी सब्जियों घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं, चर्चा कीजिए। तो कर सकते हैं क्या हरी सब्जियों और घास का। तो उत्तर लिखेंगे आप
कच्चे पत्तीदार सब्जियां और घास सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे कह सकते हैं आप से समृद्ध हैं। मनुष्यों सहित कई जानवर सेलुलोज को पचा नहीं सकते क्योंकि उनके पास विशेष एंजाइम और कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया नहीं होते हैं जो सेलुलोज को पचा सकते हैं। इसलिए हम उन सब्जियों को उबालते या पकाते हैं जो सेलुलोज को सरल कार्बोहाइड्रेट्स में तोड़ देती हैं। हम केवल सब्जियों को उबले हुए या पके हुए रूप में लेकर खाकर उनको पचा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने इस 13वें प्रश्न का उत्तर और इन्हें अच्छे से याद करें आप। इसके साथ ही बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आप इसी प्रकार लगातार देखते रहे अपने कक्षा 7 साइंस यानी विज्ञान के सारे पाठों के प्रश्न उत्तर और साथ ही साथ मुख्य बिंदुओं को हमारे साथ। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले नए पाठ के नए नए प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका दिन शुभ हो।